नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। कानपुर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां अडानी डिफेंस की यूनिट में बनाए जा रहे आधुनिक हथियार जल्द ही भारत के मित्र देशों तक पहुंचाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश अवस्थी ने मंगलवार को कानपुर स्थित अडानी डिफेंस यूनिट का दौरा किया और वहां चल रहे उत्पादन कार्यों की जानकारी ली। दौरे के बाद सांसद ने बताया कि इस यूनिट में अत्याधुनिक तकनीक से मिसाइलों के साथ साथ AK-47 जैसे हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह यूनिट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादन इकाइयों में से एक है और आने वाले समय में यह भारत की करीब 25% रक्षा जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखती है। सांसद ने इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2 ओवरब्रिज का लोकार्पण करते हुए प्रदेश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और पुलों के निर्माण से न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुगम होती है, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी तेज गति मिलती है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश बढ़ता है और आम लोगों को समय और संसाधनों की बचत होती है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग प्रदेश के तेजी से होते विकास से परेशान हैं। इन दोनों ओवरब्रिज परियोजनाओं पर क्रमशः 152 करोड़ 18 लाख रुपए और 96 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है, जो गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की यातायात समस्या को काफी हद तक कम करेंगी। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में लखनऊ विकास प्राधिकरण की झांकी ने देश भर में अपनी खास पहचान बनाई है। LDA की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य मॉडल प्रदर्शित किया गया था। करीब 65 एकड़ में फैले इस स्थल को प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। परेड में दूसरा स्थान जन भवन सचिवालय की झांकी को मिला, जबकि सूचना विभाग की झांकी तीसरे स्थान पर रही। विजेता झांकियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। यह उपलब्धि लखनऊ के तेजी से बदलते स्वरूप और विकास कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर दर्शाने का प्रतीक मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के नेतृत्व में तेजी से मेडिकल टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है। इसी कड़ी में यमुना एक्सप्रेसवे पर विकसित किए जा रहे मेडिकल डिवाइसेस पार्क में एक और बड़ा निवेश सामने आया है। शुक्र फार्मास्यूटिकल्स को इस पार्क में 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां कंपनी करीब 587 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना के तहत कैंसर और हृदय रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस निवेश से करीब 900 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में मजबूत पहचान मिलेगी। योगी सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत और मेड इन यूपी अभियान की बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक दिलचस्प खबर अलीगढ़ से सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हमशक्ल सलामुद्दीन ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
हूबहू अखिलेश यादव जैसे दिखने वाले सलामुद्दीन अलीगढ़ के रहने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वे अपनी किस्मत आजमाएंगे। सलामुद्दीन का कहना है कि वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और अखिलेश यादव के संघर्ष और राजनीति से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद राजनीति में पहचान बनाना और समाजवादी पार्टी की सेवा करना है। उनके इस ऐलान के बाद स्थानीय राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 56वें विश्व आर्थिक मंच की बैठक में टीम योगी ने निवेश के मोर्चे पर बड़ी सफलता दर्ज की है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश को करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस दौरान कुल 31 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें डाटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव एम ग्रीन कंपनी के साथ हुआ है। सरकार का कहना है कि इन निवेशों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इधर शिक्षा से जुड़े एक अहम मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा रुख अपनाया है। सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने यूजीसी के नए नियमों और यूजीसी समता विनियम 2026 का खुलकर समर्थन किया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि यूजीसी ने अपने नियमों में कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि इन प्रावधानों के जरिए लोगों को अन्याय और भेदभाव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं। देश के कई हिस्सों में यूजीसी नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का यह बयान राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों ही नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। प्रदेश के लोगों को जल्द ही बेहतर, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा मिलने वाली है। मुख्य सचिव एएसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 1225 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। ये बसें चरणबद्ध तरीके से पुरानी डीजल और सीएनजी बसों की जगह लेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 16 नगर निगमों में कुल 272 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा कि अधिकारी फेमस होने और राजनीति में आने के इरादे से ऐसे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी अधिकारी को किसी नियम या व्यवस्था से आपत्ति है तो उसे सड़क पर बयानबाजी करने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान शंकराचार्य को लेकर भी टिप्पणी की और नसीहत दी कि उन्हें राजनीति से दूर रहकर केवल धर्म और अध्यात्म तक ही सीमित रहना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। इधर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अपनी कार लेकर सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री यह नजारा देखकर सन्न रह गए। जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य के चलते स्टेशन की एक दीवार टूटी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर युवक अपने परिवार को छोड़ने के लिए कार लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया और युवक का चालान काट दिया। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है। वहीं बरेली से एक संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां शंकराचार्य के अपमान से आहत होकर इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने खुद को सरकारी आवास में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि उनका फोन सर्विलांस पर रखा गया है और उन्हें आशंका है कि रात करीब 3 बजे उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उन्हें निलंबित कर दिया और शामली से संबद्ध कर दिया गया। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है और इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जीएसटी विभाग से जुड़े एक और इस्तीफे को लेकर नई जानकारी सामने आई है। हाल ही में इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के पारिवारिक और पेशेवर जीवन को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशांत कुमार सिंह की पत्नी भी करीब 5 से 6 साल पहले मुंबई एयरपोर्ट पर निरीक्षक के पद पर तैनात थीं और उन्होंने पारिवारिक कारणों के चलते नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। प्रशांत कुमार सिंह के पिता एनटीपीसी टांडा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि उनकी एक बहन वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत कुमार सिंह राजनीति में भी सक्रिय रह चुके हैं।
और समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह की पार्टी में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं आगरा से सामने आए एक वीडियो ने नगर निगम और जल आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरा के कालिंदी विहार क्षेत्र में एक जर्जर विशालकाय पानी की टंकी को गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विभाग ने 24 जनवरी को इस टंकी को गिराया, जो महज 5 सेकंड में पूरी तरह जमींदोज हो गई। इस दौरान नीचे बना भूमिगत पानी का टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते इलाके में पिछले 3 दिनों से जलापूर्ति पूरी तरह ठप्प है। सैकड़ों परिवारों को मजबूरी में पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हालांकि विभाग का दावा है कि मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पानी की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।